तो अब हम देखते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष में क्या होगा कि क्रिस्टल में धातु न्यून हो जाएगी और इसे अपन दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं धनायन रिक्तिका के कारण। अर्थात धातु धनायन की रिक्ति यानी धातु धनायन क्रिस्टल छोड़कर अगर चला जाए तो इसे धातु रिक्तिका कहते हैं। और इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं पहले किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ मैंने एक क्रिस्टल बनाया है FeO का, फेरस ऑक्साइड का एक क्रिस्टल बनाया है और ये कह रहा है कि धनायन रिक्तिका के कारण, यानी यहाँ से इस बार कोई धनायन यहाँ से अपने जगह छोड़ देता है या क्रिस्टल को छोड़कर चला जाता है तो इसे कहते हैं धनायन रिक्ति। मैं इसको वापस बना रहा हूँ फिलहाल कि धनायन रिक्ति का अर्थ है कि ये छोटा सा भाग है किसी धातु का, इस धातु ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड का, और इस क्रिस्टल में से धातु धनायन अपनी जगह छोड़ करके चला जाए या यहाँ से बाहर आ जाए, इसे कहते हैं धनायन रिक्तिका। यानी धनायन की जगह रिक्तिका उत्पन्न हो जाना धनायन रिक्तिका कहलाता है। अब ज़रा पता कीजिए कि यहाँ धनायन कितने हैं, यहाँ धनायन कितने हैं, यानी मैं लिखूँ कि Fe2+2 कितने हैं और O2 माइनस कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 तो Fe2 है और 6 ही O2 माइनस है। अगर यहाँ से एक Fe2 यहाँ से गायब हो जाए, अब कितने रह गए? अब Fe2+2 कितने हैं और O2 माइनस कितने हैं? ये 5 है और ये 6, यानी मेटल की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई, यानी धातु की क्या हो गई? न्यूनता हो गई। यहाँ धातु कम पड़ गया, इसलिए इसका नाम रखा धातु न्यूनता दोष। अब समस्या क्या आई? अब समस्या आई कि Fe2+ क्रिस्टल को छोड़कर तो चला गया, परंतु इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता गड़बड़ा गई है, यानी विद्युत उदासीनता में अंतर आ गया है, क्योंकि यहाँ से कितना चार्ज गया है? +2 चार्ज गायब हो गया। तो इस क्रिस्टल में ये होता है कि चूँकि Fe एक परिवर्तनशील संयोजकता रखने वाला तत्व है, अतः इन शेष रहे जो Fe2+ आयन हैं, इन शेष रहे Fe2+ आयनों में से कुछ आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाते हैं। शेष जो Fe2+ है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाते हैं। +2 कम पड़ा है और अब इसमें +2 इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो 2 से अगर ये 2 से 3 बन जाए, यानी +2 से ये +2 से क्या बन जाए? +3 बन जाए, यानी फेरस से फेरिक बन जाए। +1 तो यहाँ इंक्रीज़ हुआ और ये भी +2 से +3 बन जाए, +1 इंक्रीज़ यहाँ हो गया। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए हुआ क्या कि यहाँ से जो +2 धन का 2 आवेश कम पड़ा है, +2 चार्ज जो यहाँ का कम पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये इनमें से जो शेष हैं उनमें से कोई 2 Fe2+ Fe3+ में बदल जाए, तो जो +2 बाहर गया है वापस +2 की पूर्ति यहाँ हो गई, यानी फेरस आयन फेरिक आयन में बदल गए। अर्थात अब इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी अर्थात विद्युत उदासीनता बराबर हो गई है। अब एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि जो +2 +3 में बदला है, तो जो मैंने बनाया क्या यही +2 +3 में बदले हैं? जी नहीं, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है। तो जब कभी भी यहाँ से धातु धनायन की रिक्तिका उत्पन्न होगी, तो जितना आवेश धनायन का कम जितना धनावेश कम होगा, उस धनावेश की पूर्ति ये परिवर्तनशील संयोजकता रखने वाले जो धातु के आयन हैं, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर उसकी पूर्ति करते हैं। अभी इसने पूर्ति करी है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये वापस +2 में आ जाए और ये +3 में चला जाए। थोड़ी देर बाद ये +2 में वापस +2 में आ जाए,
ये +3 में बदल जाए। अर्थात इस क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ये जो बाकी बचे हुए Fe2+ आयन हैं, ये Fe2+ आयन इनके मध्य लगातार विनिमय होता रहेगा। अर्थात जो फेरस आयन है वो फेरिक आयन में बदलेगा। अब ये फेरिक आयन वापस क्या करेगा, +2 में बदला, और ये फेरस आयन वापस किस में बदल गया, फेरिक आयन में बदल जाएगा। अर्थात इन आयनों के मध्य, फेरस और फेरिक आयनों के मध्य लगातार आवेश का एक्सचेंज होता रहता है, और इस आवेश के एक्सचेंज करने से इस क्रिस्टल में एक चमक पैदा होती है। और चमक किस तरह पैदा होती है कि ये सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए इस FeO को सोने की चमक पैदा करने के कारण ये हमें सोने की तरह दिखाई देता है, और लोग धोखा खा जाते हैं कि ये सोना है, जबकि ये तो फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है। चूँकि लोग धोखा खा जाते हैं, इसलिए इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो यहाँ पर धातु न्यूनता दोष पैदा हुआ, अर्थात किसी एक स्थान का धातु धनायन जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर आ जाता है, और जब वो धातु धनायन बाहर आता है तो उसके बाहर आने से जितना धनावेश क्रिस्टल में कम पड़ा है, उस धनावेश की पूर्ति करने के लिए, पुनः उस धनावेश की वृद्धि करने के लिए जो परिवर्तनशील संयोजकता रखने वाले या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले जो धातु धनायन हैं, उनमें से कोई भी एक धातु धनायन अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करता है, जिससे उस धनावेश की पूर्ति हो जाती है, और इस प्रकार से इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। परंतु इस जगह पर ये देखिए आप, परंतु इस जगह पर धातु धनायन यहाँ का गायब हो गया है, इसलिए इसे धनायन रिक्तिका कहते हैं, और इस धनायन रिक्तिका के कारण धातु की न्यूनता पैदा हो गई है, अतः इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ कि संक्रमण धातु जितनी भी हैं, जो डी ब्लॉक तत्व हैं या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, उन संक्रमण तत्वों में जो भी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उनके यौगिकों में यह दोष पाया जाता है। जैसे कि लोहा एक संक्रमण तत्व है, संक्रमण धातु तत्व है, अतः इसके जो यौगिक है फेरस ऑक्साइड, इसमें इस प्रकार का दोष पाया जाता है। इस दोष में धातु धनायन क्रिस्टल को छोड़कर चला जाता है, अर्थात धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। यहाँ से धातु धनायन क्रिस्टल को छोड़कर चला गया, इसलिए यहाँ धातु यानी धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई है। तो धनायन की रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण धातु के जो आयन हैं उनकी संख्या कम पड़ गई, इसलिए इसको कहते हैं धातु न्यूनता दोष। और विद्युत उदासीनता बनाए रखने हेतु अन्य धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। विद्युत उदासीनता बनाने के लिए जो दूसरे धातु के धनायन हैं, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पर इसने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करी, इसने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करी, और इस FeO के अंदर ही स्पेशल FeO के अंदर ही क्या होता है कि ये जो जिस आयन ने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करी है, कुछ समय बाद ही पड़ोसी जो आयन है ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करेगा, और जो पिछले वाला आयन है वो अपनी पूर्व अवस्था ग्रहण कर लेता है। अर्थात ये Fe3+ अब वापस किस में बदल रहा है, Fe2+ में, और पड़ोसी किस में बदल गया, Fe3+ में। थोड़ी देर बाद ये Fe2+ +2 +3 में बदलेगा, ये +3 +2 में बदलेगा। अर्थात यहाँ पर ये जो धातु धनायन है, इनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों के विनिमय के कारण विनिमय होता रहता है, और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनाने का काम करते हैं, विद्युत उदासीनता बनाए रखने का काम करते हैं। इनमें आपस में विनिमय होता रहता है इलेक्ट्रॉनों का, जिसके कारण इसमें एक चमक पैदा होती है, और चमक पैदा होने के कारण ही इस FeO को मूर्खों का सोना कहते हैं, फेरस ऑक्साइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। तो ये था धातु न्यूनता दोष
जो कि धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न होता है। और धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न होने वाला इसी दोष को विशेष रूप से किसमें पाया जाता है? संक्रमण धातुओं में ये पाया जाता है। अगला जो दोष है अंतराकाशीय अवकाश में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना। अब देखिए ज़रा एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि ये धन है, ये ऋण धन, ये ऋण ऋण धन ऋण धन धन ऋण धन ऋण, ये एक आयनिक क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट है। अब ये कह रहा है कि अंतराकाशीय अवकाश में अतिरिक्त ऋणायन के आ जाने से, अब जब ऋण आयन यानी अधातु आयन बढ़े हैं तो अपने आप धातु प्लस आवेश यानी प्लस चार्ज धारण करने वाले धातु धनायन कम पड़ गए हैं, परंतु ये बहुत कम क्रिस्टलों में पाया जाता है। कारण क्या है कि ऋणायन का आकार धनायन से बहुत बड़ा होता है, अतः अंतराकाशीय अवकाश में ये ऋणायन आ नहीं पाता है, जिससे ये दोष बहुत ही कम क्रिस्टलों में पाया जाता है। अतः हमारी कक्षा के लिए इसका अध्ययन अभी नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि जो अंतराकाशीय अवकाश में ऋण आयन आना है, ऋण आयन का आकार अन्य आयनों की अपेक्षा बहुत बड़ा है, अतः वह अंतराकाशीय अवकाश में आ ही नहीं पाता है। तो ये दोष बहुत ही कम क्रिस्टलों में पाया जाता है। जो महत्वपूर्ण दोष थे वो थे अरस समीकरण मितीय दोष, और सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो आता है धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा। अब जरा इस धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न जो धातु न्यूनता दोष है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम पुनः FeO का ही उदाहरण ले रहे हैं, हम पुनः FeO का ही उदाहरण ले रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से कि Fe+2O-2 Fe+2O-2 ये एक हमारा छोटा सा पार्ट है आयनिक क्रिस्टल का। अब जरा देखिए कि इसमें Fe+2 कितने हैं। Fe+2 है इसमें, Fe+2 है 6 और O2- कितने हैं 6, दोनों का अनुपात कितना है 6:6 है। अब अगर इसमें धातु न्यूनता दोष पैदा हो तो किसी एक स्थान का Fe2+ गायब हो जाएगा और इसके कारण वो होगा क्या, इसका घनत्व भी डिक्रीज होगा, घनत्व में भी कमी आएगी। Fe2+ गायब होने से ये Fe+2 बाहर आ गया यहाँ से, इससे यहाँ पर एक रिक्तिका पैदा हो गई, इसे कहते हैं धनायन रिक्तिका। और जो आवेश कम बाहर चला गया है उस आवेश की पूर्ति करने के लिए अंदर दूसरे जो Fe+2 आवेश धारण करने वाले जो यानी फेरस आयन है ये फेरिक आयन में बदल जाएंगे, इस प्रकार से ये धातु न्यूनता जो धनायन रिक्तिका के कारण पैदा हुई है। अब इस दोष के बाद ये देखिए कि अब Fe+2 कितने हैं, Fe3+ कितने हैं और O-2 कितने हैं। आप देख लीजिए, देखिए 1 2 3 तो Fe+2 वाले हैं और 2 Fe3+ वाले हैं, और ये कितने हैं, ये अभी भी 6 के 6 ही हैं। देखिए 2 फेरस आयन हैं, 3 फेरस आयन है, 2 फेरिक आयन है और 6 ऑक्साइड आयन है। यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना है, यहाँ -12, 1 ऑक्सीजन पर -2 तो 6 ऑक्सीजन पर -12, ठीक बात है। फेरिक आयन को कितने हैं, फेरिक 2 हैं, 1 पर कितना है +3 तो 2 पर कितना है +6 के। फेरस कितने हैं, 1 पर +2 तो 3 पर कितने हैं +6, यानी प्लस के कितने हुए, प्लस के हो गए 12 और माइनस के कितने हुए 12। यानी अभी भी इस क्रिस्टल में जो है विद्युत उदासीनता बनी हुई है। उसका कारण था
कि कुछ फेरस आयन फेरिक आयनों में बदल गए हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया है कि इसमें विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। अब प्रश्न कैसा आता है? प्रश्न आता है कि एक यौगिक इस प्रकार से है जिसमें फेरस 0.96 और ऑक्सीजन 1 है। इस अनुपात में आपको एक प्रश्न दिया है और पूछा जाता है कि इस यौगिक में Fe+2 और Fe3+3 के मध्य अनुपात बताइए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि Fe+2 और Fe3+ में अनुपात बताइए। तो यहाँ से इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि इसने कहा कि ऑक्सीजन 1 है तो फेरस कितना 0.96 है। इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ धातु न्यूनता दोष है। अधातु जो परमाणु है उसकी अपेक्षा धातु परमाणु कम है। ये 1 है तो ये 0.96 ही है। अब देखिए प्रश्न पूछा गया कि इस यौगिक में उपस्थित जितने भी धातु धनायन हैं उनमें से +2 कितने और +3 कितने हैं या इनके बीच का अनुपात क्या है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ मान लीजिए कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु लें, 100 परमाणु लें तो Fe के कितने परमाणु हो गए, 96 परमाणु हो गए। अब 96 में भी क्या हो सकते हैं, कुछ +2 हो सकते हैं और कुछ +3 हो सकते हैं। यानी ये जो फेरस के एटम हैं या आयन हैं इनमें से कुछ फेरस होंगे, यानी आयरन के जो आयन हैं वो कुछ फेरस होंगे, वो कुछ फेरिक होंगे। मान लीजिए कि ये फेरस जो आयन है वो X है, 96 में से ये X है तो ये कितने रह गए, ये कितने रह गए 96 माइनस X रह गए। इसको X मान लिया, इनकी संख्या को X मान लिया तो पीछे कितने रहे, पीछे 96 माइनस X रह गए। अब चूँकि ये जो आपका कंपाउंड है या ये जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, चूँकि इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है, अर्थात यहाँ पर ऑक्साइड आयन यानी ऋणावेश कितना है ये बता दीजिए। यहाँ ऋणावेश कितना होगा, एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 100 पर कितना हुआ, 100 पर हो गया 200 हो गया। तो बताइए धनावेश कितना होगा, धनावेश भी कितना होगा, जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। यानी इस यौगिक में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ये तो इनकी संख्या है, मैं बात कर रहा हूँ आवेश की, कि एक ऑक्सीजन पर आवेश होता है कितना -2 का, तो 100 पर कितना हुआ 200। जब ऑक्सीजन पर आवेश 200 है, मान लीजिए -200 है तो धनावेश कितना होगा +200। यानी ऋणावेश 200 है तो धनावेश भी 200 ही होगा, क्योंकि इस क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता पाई जाती है। अब ये जो 200 धनावेश है ये बटा हुआ है इन 96 फेरस के जो आयन है उनमें। कैसे कि X ऐसे एटम हैं या X ऐसे आयन हैं जिनकी संख्या X है, उनके पास +2 चार्ज है, और 96 माइनस X ऐसे हैं जिनके पास +3 चार्ज है। तो इन सबके चार्ज को जोड़ा जाए तो किसके बराबर आएगा, 200 के बराबर आएगा। तो हम यही करते हैं कि ऐसे कितने आयन हैं जिनके पास +2 चार्ज है X, तो कुल धनावेश कितना हो गया, कुल धनावेश कितना हो गया, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। इनके पास कितना धनावेश है +3, इनको 3 से गुणा कर देता हूँ, किसको 96 माइनस X को। ये कुल धनावेश हो गया, और कुल धनावेश किसके बराबर है 200 के बराबर। देखिए प्रश्न आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न आएगा कि F.96O1 इस यौगिक में Fe2+ और Fe3+ आवेश का अनुपात बताइए। तो चूँकि यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी या मेटल यानी धातु न्यूनता दोष दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको सरल करने के लिए फ्रैक्शन में था, ये अंश में था कि 1 में से कितना, ये फ्रैक्शन में है, इसको मैंने 100 में कन्वर्ट किया कि यदि ऑक्सीजन 100 है तो ये कितना हुआ 96 हुआ। और
100 के 100 ही ऑक्सीजन पर एक ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, तो 100 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हुआ? 200। 200 भी कैसा चार्ज है? ऋणावेश। अब चूंकि ये पूरा यौगिक विद्युत उदासीन है, अगर ऋणावेश 200 है तो धनावेश भी कितना होगा? 200 होगा। अर्थात 96 Fe के पास 200 धनावेश मौजूद है। अब 96 में भी कौन कौन Fe कैसा कैसा है? 96 में से कुछ Fe2+ हैं और कुछ Fe3+ हैं। यदि हम मान लें कि Fe2+ की संख्या x है तो Fe3+ की संख्या कितनी होगी? 96 में से ये x है तो Fe3 कितना रह गया? 96 - x। अब इनका सबका चार्ज निकाल लें, इनका सबका चार्ज निकाल लें और सबके चार्ज को जोड़ लें तो ये जोड़ किसके बराबर आएगी? 200 के बराबर आएगी, क्योंकि इन सभी पर कितना चार्ज है? 200 प्लस यानी पॉजिटिव 200 है और ये कितना है? नेगेटिव 200 है। इसलिए मैंने कहा कि x Fe ऐसे हैं जिनके पास +2 चार्ज है, x Fe ऐसे हैं जिनके पास +2 चार्ज है, तो कुल चार्ज कितना हुआ? 2x। 96 - x ऐसे हैं जिनके पास +3 चार्ज है, तो इनको 3 से गुणा किया, 6 3 18, 9 3 27 1 28 -3x बराबर कितना है? कुल चार्ज कितना आ रहा है? 200। अब क्या करें? पक्षांतर करें। 2x - 3x बराबर 200 - 288 बराबर माइनस के 88। इधर से 2x में से -3x के तो x -x, तो x बराबर कितना आ गया? 88 आ गया। यानी हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू पता लग गई, अर्थात इस Fe2+ की संख्या कितनी आई? 88। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, Fe+2 की संख्या कितनी आई? 88 आई। तो Fe+3 की संख्या कितनी? 96 - 88। 96 में से 88 हैं, तो ये इनकी संख्या हो गई 8। कितनी संख्या हो गई? 8 हो गई। यानी इस यौगिक में Fe+2 की संख्या 88 है और Fe3+ की संख्या 8 है। आप पुनः चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पास +2 का चार्ज है, 88 के पास +2 का चार्ज है और 8 के पास +3 का चार्ज है। 88 का डबल 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और 8 के पास +3 का चार्ज 8 3 24 है। यहाँ वापस कितना चार्ज आ गया? 200 चार्ज आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Fe2+ की संख्या 88 है और Fe3+ की संख्या 8 है। अब इसने कहा कि इनका अनुपात बताइए। अब ये पूछ सकता है कि Fe+2 और Fe3+ का अनुपात बताइए। तो +2 कितना? 88 और +3 कितना? 8, तो कितना आ गया? 11/1, यानी कितना अनुपात आया? 11:1। तो इस प्रकार से परीक्षा में इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में या धातु न्यूनता दोष में धनायन रिक्तिका से संबंधित इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें एक फॉर्मूला दे रखा होता है और उस फॉर्मूले की सहायता से उस क्रिस्टल में उपस्थित +2 और +3 या लोअर ऑक्सीडेशन नंबर या हायर ऑक्सीडेशन नंबर की संख्या के बारे में वो पूछता है या उसके अनुपात के बारे में पूछता है। तो ये था धातु न्यूनता दोष।